तो अब हम बात करेंगे द वेद समाज। तो अब हम वेदा समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस्टेब्लिश इन मद्रास। अब ये जो वेद समाज है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? मद्रास के अंदर, मतलब इंडिया के जो सदर्न एरिया है वहाँ पे ये वेदा समाज को इस्टेब्लिश किया गया था। और स्पेशली मद्रास के अंदर भी, स्पेशली चेन्नई के अंदर। कब? 1864 के अंदर। तो इस्टेब्लिश इन मद्रास, मद्रास के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, स्पेशली इन चेन्नई इन 1864। 1864 के अंदर वेद समाज मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। द वेद समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज। ये जो वेद समाज है, ये जो ब्रह्मो समाज है उससे इंस्पायर हुई थी। जैसे हमने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा था कि जो प्रार्थना समाज है वो भी ये ब्रह्मो समाज है उन्हीं से ही इंस्पायर हुई थी। तो जो प्रार्थना समाज है वो भी इन्हीं से इंस्पायर हुई थी। तो वैसे ही ये जो वेद समाज है ये भी ब्रह्मो समाज से ही जो इंस्पायर है वो हुई थी। तो कुछ कुछ बुक्स के अंदर तो ये भी लिखा हुआ होता है कि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे फाउंड किया था। लेकिन अगर हम थोड़ा अच्छी बुक्स जो होती है उनके अंदर देखें तो विजिट ऑफ ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? वेद समाज। वो के श्रीधरुलु नायडू टू कैलकाता इन 1864। 1864 के अंदर ये के श्रीधरुलु नायडू जो के श्रीधरुलु नायडू है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी कैलकाता के अंदर 1864 के अंदर। तो जो अगर हम इसके ऐसे समझें तो जो के श्रीधरुलु नायडू है उनके जो मद्रास होता है वहाँ पे जो केशव चंद्र सेन है वो आए हुए रहते हैं। और बाद में वो बताते हैं कि हमने नॉर्थन पार्ट के अंदर तो जो ब्रह्मो समाज है वो इस्टेब्लिश कर रखी है, तो अब हम सदर्न पार्ट में भी जो ब्रह्मो समाज है उसे ही इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये सभी को इंस्पायर कैसे करती थी? जैसे हमने देखा था कि हमने रिफॉर्म ट्री बनाया था एक, और उससे हमने रूट भी लगाई थी। तो ये जो रूट थी ये ब्रह्मो समाज थी, मतलब सबसे पहले रिफॉर्म लाने की बात ब्रह्मो समाज ने ही की थी। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर हुए थे। तो हमने प्रार्थना समाज के अंदर देखा था कि जो आत्माराम, पांडुरंग, महादेव सिंह, गोविंद, ये जितने भी पर्सन्स थे ये उनके जो ब्रह्म समाज है उनकी वैल्यू से इंस्पायर हुए थे। लेकिन वेद समाज के अंदर क्या है? वेद समाज के अंदर सभी जो फाउंडिंग फादर्स है वो भी सेम है, आइडियाज भी सेम, वैल्यूज भी सेम है। तो वेद समाज सभी आइडिया, सभी वैल्यूज, सभी फाउंडिंग फादर सेम है। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ गया ब्रह्मो समाज ऑफ सदर्न इंडिया। तो जो एक बार केशव चंद्र सेन जो है वो मद्रास के अंदर आए हुए थे के श्रीधरुलु नायडू से मिलने के लिए, और बाद में इन्होंने बोला कि हमने जो नॉर्थन पार्ट है उसके अंदर तो जो ब्रह्मो समाज है उसे इस्टेब्लिश कर रखा, अब हम सदर्न पार्ट के अंदर ब्रह्मो समाज ऑफ सदर्न इंडिया को इस्टेब्लिश कर देंगे ताकि यहाँ पे भी रिफॉर्म ला सके। तो इसको हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इसे ब्रह्मो समाज ऑफ सदर्न इंडिया ही बोला जाए? क्या दोनों के आइडियाज सेम थे? तो वो अब हम पढ़ लेते हैं। इट वर्क टू अबोलिश कास्ट डिस्टिंक्शन। तो जो ब्रह्मो समाज थी उसका काम भी क्या था? कास्ट डिस्टिंक्शन को खत्म करना, कास्ट के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसे खत्म करना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एंड प्रमोट विडो रीमैरिज। और जो विडो रीमैरिज है उसे भी प्रमोट करना, मतलब जितनी भी विधवा औरतें होती है उनकी फिर से शादी करवाना, तो विडो रीमैरिज को प्रमोट करना। एंड वुमेन एजुकेशन, और जो वुमेन्स होती है उन्हीं को भी एजुकेट करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रह्मो समाज के अंदर भी थी। तो जब हमने ब्रह्मो समाज पढ़ा था तो इसके अंदर हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी थी, कास्ट डिस्टिंक्शन, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन। फिर इट्स मेंबर्स बिलीव्ड इन वन गॉड, और हमने ब्रह्मो समाज के अंदर भी ये पढ़ा था कि ब्रह्मो समाज के जितने भी पर्सन्स थे, जितने भी लीडर्स थे, वो एक ही गॉड के अंदर विश्वास करते थे कि एक ही गॉड होता है जो कि हमारे मन के अंदर होता है। दे कंडेम्ड द सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। जो रूढ़िवादी हिंदू थे, जो ये सोचते थे कि ऐसे यज्ञ करना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए, तो जो रूढ़िवादी हिंदू थे उन्हें ये
अपोज करते थे, ये बोलते थे कि ये रूढ़िवादी हिंदू जो है वो कुछ भी बोलते हैं। तो ये सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में थे। तो हमने देखा था कि जो लोग जो है वो आइडोलेट्री बना लेते हैं, जैसे मूर्ति पूजा करने लगते हैं और वो बलि दे देते हैं इंसान की। तो ये जो वेद समाज थी या फिर ब्रह्म समाज ऑफ सदर्न इंडिया, ये इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं रखती थी। वो बोलती थी एक भगवान होते हैं और इनका काम क्या होता था, कास्ट डिस्टिंक्शन को ख़त्म करना, विडो मैरिज को प्रमोट करना, वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करना। तो हमने वेद समाज की भी बात कर ली और हमने जो रामकृष्ण मिशन था उसकी भी बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। तो हमने जैसे जो वुमेन राइट अबाउट वुमेन वाले टॉपिक के अंदर देखा था कि बहुत सारी वुमेन्स थी जो कि वुमेन्स के बारे में लिखती है। अब आप सोचोगे कि कहाँ हम अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़े और कहाँ हम वुमेन राइट अबाउट वुमेन वाले टॉपिक के अंदर चले गए। तो हम रिलेट करके पढ़ते हैं कि जो वुमेन राइट अबाउट वुमेन के अंदर हमने कुछ मुस्लिम पीपल्स के बारे में पढ़ा था, मुस्लिम्स लेडीज़ के बारे में पढ़ा था। एंड दैट लेडीज़ वर कौन कौन थी वो, जैसे बेगम्स ऑफ भोपाल, रुकिया शेखावत हुसैन। तो दीज ऑल वर हिंदू वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स। तो ये सारी मुस्लिम वुमेन्स थी। तो उसके अंदर से जैसे बेगम्स ऑफ भोपाल के अंदर हमने जाना था कि जो बेगम्स ऑफ भोपाल थी उन्होंने अलीगढ़ जो गर्ल्स के लिए एक स्कूल्स ओपन की थी और जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होती है उसके लिए उन्होंने फंड वगैरह दिया था। तो पहले तो वो गर्ल्स की स्कूल थी और बाद में वो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो उन्होंने पैसे दिए किसको थे, हमें पता है कि उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल्स ओपन करवाया था और उसके लिए उन्होंने फंड भी दिया था, लेकिन उन्होंने फंड किसे दिया था, तो उन्होंने दिया था सैयद अहमद खान। तो ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसके लीडर कौन थे, सैयद अहमद खान। अब ये मुस्लिम लीडर थे, लेकिन इसके अंदर हमें एक कुछ लोग जो है वो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने आफ्टर मार्च वाले टॉपिक के अंदर देखा था कि ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि रिवॉल्ट का सबसे बड़ा कारण जो मुस्लिम्स हैं वही है। तो उन्हें लग तो रहा था कि जो मुस्लिम्स है वही रिवॉल्ट का कारण है, लेकिन ये जो सैयद अहमद खान थे ये ब्रिटिशर्स के टुवार्ड्स लॉयल थे। तो ये ब्रिटिशर्स के टुवार्ड्स लॉयल थे, ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि जो मुस्लिम्स हैं वही रिवॉल्ट का कारण है, लेकिन ये जो है ब्रिटिशर्स के टुवार्ड्स लॉयल थे। और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल ही रहना चाहिए ताकि ये हमारे साथ में जो ब्रिटिशर्स गलत व्यवहार कर रहे हैं ये ना करें। क्योंकि पहले हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया मुस्लिम्स को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम्स ही रिवॉल्ट का कारण है। तो उन्होंने उनके साथ में मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया, उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में सैयद अहमद खान बोलते हैं कि हमें उनके टुवार्ड्स लॉयल रहना चाहिए। तो इसी कारण से कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन अभी हम वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, वुमेन और कास्ट के सब्जेक्ट में रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने अपने अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर रिफॉर्म लाने की बात की। वो बात अलग है कि वो ये ब्रिटिशर्स के टुवार्ड्स लॉयल थे, लेकिन ये बहुत हद तक रिफॉर्म भी लेके आए हैं। तो सैयद अहमद खान द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ के अंदर जो कॉलेज थी वो इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी। लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाद में वो आगे जाके AMU बन जाती है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। पहले वो गर्ल्स के लिए कॉलेज था, तो बाद में इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मूवमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो ये रिफॉर्म की भी बात की थी। तो उन्होंने बोला था कि जो वेस्टर्न नॉलेज है उसे हमें एडॉप्ट करना चाहिए। अब ये वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों प्रमोट करते थे, तो उसका कारण ये था कि उन्हें लग रहा था कि इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अंधकार है, लोग जो है मुस्लिम्स जो है वो अंधकार के अंदर डूबे हुए हैं और अगर हमें उनको डेवलप करना है तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन की ज़रूरत होगी। तो इसी कारण से इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, वो वहाँ पे
इन्होंने वही अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई थी, इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस। जो वेस्टर्न साइंस है वो पढ़ाई थी किसको? टू मुस्लिम को। अलीगढ़ मूवमेंट बिकम अ मूवमेंट ऑफ रिनेसेंस with widespread implications for the religion, politics, culture and of the Indian subcontinent। अब ये क्या बोलते हैं? अलीगढ़ मूवमेंट became a movement। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो एक मूवमेंट है ऑफ रिनाइसेंस। किसके लिए? रिनाइसेंस मतलब हमें फिर से रीबॉर्न करना चाहिए, रीबर्थ लेना चाहिए विथ वाइड स्प्रेड। तो वो रिनाइसेंस मतलब वो फिर से रीथिंकिंग, रीबॉर्न, हमें फिर से रीथिंकिंग, फिर से रीबर्न करना चाहिए। मतलब हम पहले जो थे ऑर्थोडॉक्स थे, लेकिन हमें फिर से रीबर्न करके हमें वेस्टर्न एजुकेशन को एडॉप्ट करना चाहिए विथ वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस फॉर द रिलीजन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कल्चर के लिए एंड ऑफ दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में ये सब कुछ बोलते हैं। तो हमने अलीगढ़ मूवमेंट की बात कर ली कि ये सैयद अहमद खान के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड की गई थी। तो इन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई थी गर्ल्स को एजुकेट करवाने के लिए। पहले वो गर्ल्स के लिए एक कॉलेज था, बाद में इन्होंने उसको यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये रिफॉर्म लाने की बात करते थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। और ये क्या करते थे? इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था रिनाइसेंस with widespread implications for the religion, politics, culture and of the Indian subcontinent। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर वो रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट वाला। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं द सिंह सभा मूवमेंट। तो हम द सिंह सभा मूवमेंट की बात करने वाले हैं। तो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख मतलब जितने भी सिख पीपल थे उन्होंने रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन अब हमने देख लिया कि जो हिंदू पीपल्स थे उन्होंने भी रिफॉर्म लाने की बात की, मुस्लिम्स ने भी बात की, जैसे हमने अभी सैयद अहमद खान के बारे में जाना, और सिख पीपल भी वैसे ही रिफॉर्म लाने की बात करते थे। लेकिन जो सिख पीपल थे वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स को भी जो है ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस जो भी हैं उन्हें एडॉप्ट करते थे। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस जैसे मान लो कि हम हमारे पुराने कपड़े पहनते हैं, जो हमारे जो पूर्वज थे वो पहना करते थे, जैसे धोती कुर्ता। अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं लेकिन हम साइंटिफिक बातें करते हैं, हम जो अंधविश्वास होते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते, हम ऐसे नहीं सोचते कि बलि देने से वो हो जाएगा, बलि देने से बारिश हो जाएगी, तो हम ट्रेडिशन कल्चर जो ड्रेसेस होती है वो तो पुरानी पहन रहे हैं, लेकिन हम थोड़े साइंटिफिक भी है। तो उस तरह का सिस्टम रखते थे कौन? सिख पीपल। तो सिख पीपल क्या करते थे? जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होती है उन्हें भी अडॉप्ट करते थे और साथ ही साथ में थोड़े साइंटिफिक भी थे। तो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्स जो है उन्होंने भी एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873। वो कहाँ पे बनाई थी? अमृतसर के अंदर। अमृतसर का है पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर बनाई थी 1873 के अंदर। द सभा सॉट टू फ्री सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशंस, कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रैक्टिसेस सीन बाय देम एज ए नॉन सिख। तो जैसे आपने गुरु नानक जी के बारे में तो जाना ही होगा। तो जो गुरु नानक जी थे वो क्या करते थे? उन्होंने पहले क्या किया था? एक खालसा वॉरियर्स थे। खालसा वॉरियर्स कौन थे? एक जो वॉरियर्स की कम्युनिटी थी जो क्या करती थी? अपने हाथ में कृपाण, केश वगैरह लेके रखती थी। तो खालसा कम्युनिटी क्या थी? खालसा कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कुछ वैसे, तो जो खालसा होता है उसका मतलब क्या होता है? मतलब सिखिज्म को फॉलो करने वाले वो फॉलोवर्स जो अपना जो जीवन होता है वो किसी भी एक डिवोट को समर्पित कर देते हैं या फिर समर्पित कर देते हैं। तो सिखिज्म को फॉलो करने वाले वो फॉलोवर्स जो अपनी जो स्पेसिफिक लाइफस्टाइल होती है वो डिवोट कर देते हैं। तो जैसे हमने अभी भी एग्जाम्पल देखा था कि वो धोती कुर्ता तो पहनते हैं लेकिन वो साइंटिफिक बातें करते हैं, वो अंधविश्वास के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे क्या है? द सभा सॉट टू फ्री सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशंस। जितनी भी सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस होती है जो रूढ़िवादी मुस्लिम, रूढ़िवादी हिंदू वो सब सोचते थे उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं देते।
कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रैक्टिसेस, जो कास्ट डिस्टिंक्शन सोसाइटी के अंदर होता है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड प्रैक्टिसेस सीन बाय देम एज नॉन सिक, और ऐसे प्रैक्टिसेस जो इन्हें नॉन सिक बना देती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो वॉरियर्स थे। वॉरियर्स मतलब जो अपने हाथों में तलवार वगैरह रखते हैं, तो वो तलवार वगैरह क्यों रखते थे, वो वॉरियर्स कैसे बन गए थे? तो पहले जो क्या होता था कि पहले बहुत सारे इन्वेडर्स आते थे जो कि लोगों की जो उनका जो रिलीजन होता है उसे कन्वर्ट करवाते थे। तो वो रिलीजियस कन्वर्जन के पर्सपेक्टिव से आते थे, तो लोगों को लगा कि यार ये तो गलत है, जो सिक्स पीपल से उन्हें लगा कि ये गलत है, तो इसी कारण से वो वॉरियर्स बन गए थे। तो वो उन्हें नॉन सिक बनाता था। तो बाद में वो अपने हाथों में जो कृपाण है वो लेके चलते थे। दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग द सिख, जितने भी सिख्स होते हैं उनको वो एजुकेशन देते हैं, मॉडर्न एजुकेशन, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्टीट्यूशन विथ सिख टीचिंग। मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं, मतलब वो एजुकेशन देते हैं लेकिन मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो उनकी जो एजुकेशन होती है वो देते हैं, लेकिन साथ के साथ में वो अपने रिलीजन के बारे में भी बताते हैं। अपने स्कूल के अंदर वो मॉडर्न एजुकेशन तो देते ही हैं, लेकिन वो अपने सिख रिलीजन के बारे में भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। तो वो सिख टीचिंग को भी प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए गए, जैसे खालसा स्कूल्स एंड कॉलेज व स्टार्टेड इन पंजाब के अंदर खालसा स्कूल और खालसा कॉलेज जो है उन्हें स्टार्ट किया गया। खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर इन 1892, अमृतसर के अंदर जो खालसा कॉलेज थी वो 1892 के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हमने जाना कि वुमेन वाले सब्जेक्ट के अंदर रिफॉर्म लाया गया, कास्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर रिफॉर्म लाया गया, और रिफॉर्म कौन कौन लेके आया था, कौन कौन पर्सन्स लेके आए थे, कब कब लेके आए थे, तो वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.